चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम ऑब्लिक कोलिशन पढ़ रहे थे और ऑब्लिक कोलिशन ठीक है, हमने एक एग्जांपल ज़रूर किया था, लेकिन उस एग्जांपल से हम एक दो बातें सीखे थे और हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो एक दो बातें हैं। एक बात बेटा शायद ये थी कि है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात कि जो ई का फॉर्मूला है उसमें एक हल्का सा मॉडिफिकेशन है कि अब जो वेलोसिटीज़ हैं वो हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेंगे और इतनी बात हमारे लिए काफ़ी है, इससे हमारा काफ़ी सारा काम चल जाएगा। तो चलिए बेटा इसी कहानी को हल्का सा और आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल ऐसे है कि आपके पास एक बॉडी है, लेट से इसका मास है A, ये एक दूसरी बॉडी है, लेट से इसका मास है B, इसका मास लेट से 1 kg और इसका मास लेट से 2 kg। इस 1 kg के पास सामने की तरफ एक वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये जाती है B से टक्कर करती है, जाएगी B से टक्कर करेगी। ऑब्लिक काइंड ऑफ कोलिजन है और B से टक्कर करने के बाद B भागता है इस तरफ और A भागता है ऐसे। टक्कर करने के बाद A भागता है ऐसे, A भागता है ऐसे। A जो है वो कोलिजन के बाद U भाग रहा है ऐसे और कोलिजन के बाद B भाग रहा है ऐसे। इसके पास मैं एक बार वेलोसिटी VA बोल देता हूं, इसके पास मैं वेलोसिटी VB बोल देता हूं। इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से ये वाला एंगल भी 45 है और ये वाला एंगल भी 45 है। ये सब कुछ सवाल के अंदर गिवन है। A के पास मास है 1 kg, B के पास मास है 2 kg, A के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। A आता है B से टकराता है, B टक्कर करने के बाद यूं चली गई है और A टक्कर करने के बाद यूं चला गया। दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45। सवाल फाइंड velocities of A and B आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद A और B के पास क्या क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, अभी करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास आएगी मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम कंजर्वेशन मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं इधर की तरफ x एक्सिस मान लूं और इधर की तरफ y एक्सिस मान लूं तो पूरे सिस्टम पर आप x और y दोनों के लॉन्ग ही मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन के अंदर पड़ा है बेटा, वर्टिकल प्लेन नहीं है। ठीक है, ये बेटा किसी टेबल पर पड़े हैं दोनों बॉल्स, एक बॉल आती है दूसरे से टक्कर करती है, एक यूं चलेगी दूसरी यूं चलेगी। मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 1 kg ब्लॉक के पास वेलोसिटी है 10 और 2 kg ब्लॉक के पास x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है 0। बाद में जो आपका 1 kg का ब्लॉक है उसके पास वेलोसिटी VA है, लेकिन मैं x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करना चाहता हूं। तो अगर ये वाला एंगल 45 है तो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट बी 45। ये आ गया है VA/√2, इधर की तरफ आ गया है VA sin 45, बड़ा ये आ गया VA/√2। ये VB बड़ा ये वाला एंगल 45, तो इस तरफ कंपोनेंट आएगा VB/√2, इस तरफ एक कंपोनेंट आ गया VB/√2। हाँ, तो इसके पास x एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम 1 × 10, इसके पास शुरुआत में 0, बाद में 1 kg ब्लॉक के पास 1 × VA। VA नहीं बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके पास वेलोसिटी है x एक्सिस के लॉन्ग है VA/√2 प्लस इसके पास 2 kg है, 2 kg × x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी VB/√2। So the first equation comes out to be VA plus 2 times VB is 10√2. This is my equation number 1. Fair enough. दूसरी इक्वेशन
मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ बेटा, पहली अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो दूसरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके पास भी शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके पास भी शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो आप कह सकते हो कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम में 0 + 0। बाद में इस 1 kg के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, तो 1 × VA/√2। बड़ा ऊपर की तरफ मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये वर्टिकल प्लेन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस 2 kg इंटू इसके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है -VB/√2। सिर्फ माइनस क्यों लिखा बेटा, वाई एक्सिस अगर ऐसे ले रखा है तो इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, और यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई VA is 2 times VB। These are my 2 equations and 2 unknowns। Of course बड़ा हम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस VA को उठा के यहां पर रखूं तो मेरे पास आ गया 4 times VB is 10√2। मेरे पास VB की वैल्यू आ गई है, दैट इज 5/2, 5√2 अपॉन 2, दैट इज 5/√2 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई? 5/√2 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, ये तो बी वाले की आई है, सॉरी, दैट इज 5/√2 मीटर पर सेकेंड। ए के पास जो वेलोसिटी है वो तो बड़ा बी की वेलोसिटी से दुगनी है, तो आप कह सकते हो कि ए के पास जो वेलोसिटी है 2 times दिस, दैट इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, दोनों के दोनों बॉल्स के हमने कॉलिजन के बाद वेलोसिटीज लिख लिए और बड़े ही अपने आराम से इत्मीनान से लिख लिया है ना। अब दिख जाए, चलिए ये हमने बड़े आराम से वेलोसिटीज लिख ली। चलिए दूसरा सवाल इसी में, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना, आपको निकालेंगे उसके लिए मैं इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कौन सी बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन इस बार ये इक्वेशन लगाने से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाली इक्वेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लगानी है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगानी है। इस बात का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनानी पड़ेगी यार, हमें एक बार लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग वेलोसिटीज लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाते हैं, उसके बाद हम हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाना थोड़ा टफ टास्क है क्योंकि ज्योमेट्री नहीं दे रखी। अगर ज्योमेट्री दे रखी होती तो हम कहते हैं कि देखो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वगैरह वगैरह, ऐसी बातें करते हैं कि इसने इस पे फोर्स लगा रखा है, इसने इस पे फोर्स लगा रखा है, दोनों को तो पॉइंट दिखा रखा है। पॉइंट दिखा रखा है तो आखिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट है किस तरफ, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो लाइन है जिसके अलोंग इस 1 kg और 2 kg ने आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाया है। एक चीज देखो, 2 kg का ब्लॉक जो था ना, जो 2 kg वाली बॉल है वो पहले रेस्ट पे थी और अब इस तरफ दौड़ने लग गई है। 2 kg वाली जो बॉल है वो पहले रेस्ट में थी और इस तरफ दौड़ने लग गई है। क्यों दौड़ने लग गई इस तरफ? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि दौड़ने लग गई है? तो आप कहोगे सर 2 kg की बॉल अगर पहले रेस्ट पे थी और अब इस तरफ दौड़ने लग गई है, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कि जो भी फोर्स लगा है इस 2 kg पर वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अलोंग लगा है, और जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगा है उसको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। भाई ए पर तो जज करना मुश्किल था क्योंकि ए के पास तो वेलोसिटी पहले भी थी और बाद में भी है, लेकिन बी पर जज करना आसान था। बी के पास पहले वेलोसिटी नहीं थी
और बाद में आ गई, इसका मतलब जिस तरफ उसके पास वेलोसिटी आई है उस तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, और जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगा होगा उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो पक्की बात है कि बी पर फोर्स लगा होगा ऐसे और ए पर फोर्स लगा होगा ऐसे, तो यूं जाती हुई बॉल ए यूं चली गई और बी वाली बॉल जो ऐसे रेस्ट पे थी वो यूं आ गई है। दिस इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब हमारे ई के फॉर्मूले पे आते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखते हैं। बच्चे बोलेंगे सर बी तो रेस्ट पे है, बी तो सर रेस्ट पे, अप्रोच सर ये तो 10 से आ रहा है इस तरफ, 10 से आ रहा है, 10 से आ रहा है। बेटा 10 में इंटरेस्ट नहीं है, 10 के उस कंपोनेंट में इंटरेस्ट है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो। तो 10 नहीं बेटा, 10 नहीं, 10 का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो, दैट इज 10 cos 45। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का सिर्फ वही कंपोनेंट लेना है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो। आगे चलते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? किस रेट से दोनों के दोनों पार्टिकल टक्कर के बाद एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ये जा रहा है 5/√2 से, ये जा रहा है 5√2 से। आप बोलोगे नहीं सर, पहले इन वेलोसिटीज के वो कंपोनेंट लो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है। आप बोलोगे सर इसके पास तो, बी के पास तो सारी की सारी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही है, तो सर इसका तो कोई कंपोनेंट वंपोनेंट लेने की जरूरत है ही नहीं। बी के पास तो वेलोसिटी है 5/√2, ये दूर जा रहा है 5/√2 से, अच्छी बात है। ये दूर जा रहा है 5√2 से, नहीं, इसका वो कंपोनेंट लो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, इसका वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, वो तो जीरो आएगा क्योंकि ये तो यूं भाग रहा है और लाइन ऑफ इंपैक्ट है ऐसे। इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग तो आएगा ही नहीं, और अगर 5√2 का इस तरह कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, इसका मतलब इस वेलोसिटी के पास लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, और अगर वो नहीं है तो बड़ा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। cos 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, 5/10। आई थिंक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कम्स आउट टू बी हाफ। आई होप ज़्यादा टफ नहीं बैठा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले में ऑब्लिक कोलिजन के अंदर हमारे फॉर्मूले हल्के फुल्के चेंज हो गए हैं। अब हम सारे के सारे जो वेलोसिटीज हैं वो सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही लेंगे। आते वक्त भी वेलोसिटी हमने 10 नहीं ली, 10 का cos 45 लिया, और जाते वक्त हमने देखा कि ये 5√2 से जा रहा है, ये 5/√2 से, ये 5/√2 तो पूरा ले लिया क्योंकि ये 5/√2 सारा का सारा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग था, लेकिन इसका तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं क्योंकि दिस एंगल इज 90, दिस एंगल आल्सो इज आल्सो 90। सो द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कम्स आउट टू बी हाफ, और इस कारण से आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ आया है। आई होप दैट्स ओके। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हम थोड़ा सा और टफ सवाल करते हैं, लेकिन अगेन टफ सवाल कराने के पीछे पर्पस मेरा यह है कि मैं मेरे बच्चों को यह समझा दूं कि हमने जो 2 कॉन्सेप्ट याद किए हैं उनसे हमारा काम चल जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स से ही सारा का सारा काम चलाना है। सवाल बड़ा इस बार थोड़ा सा बड़ा है, सवाल के अंदर बड़ा बहुत सारी बातें पूछूंगा, इसलिए हो सकता है कि सवाल के अंदर थोड़े सेक्शंस ज़्यादा हों। अगेन मैं बोलता हूँ इस बात को, इस तरह का टफ सवाल एडवांस में पूछें इस बात के चांस भी कम है, ठीक है, लेकिन मेरा एम बड़ा ये बताना है कि इस तरह के सवालों को हम अप्रोच कैसे करेंगे और इनसे हम किस तरह की बातें सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं बेटा अपन लोग और उसको हम जज करते हैं। मैं फिर भी एक बार इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, कोई भी 2 बॉडीज अगर कोलाइड करेंगी तो सबसे पहले ऑब्लिक कोलिजन खास तौर से करेगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाओ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर बनाओगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नाम निकाला था अपन ने, कॉमन सरफेस बोल सकते हैं उसको। कॉमन सरफेस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बेटा जो भी फोर्स लगना होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगेगा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में सेम रहेगी। दूसरी बात कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला चेंज हो गया है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो गया, बट हल्का फुल्का एक चेंज आ गया, और वो चेंज ये है कि फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट दीज वेलोसिटीज आर ऑफ कोर्स अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉमन सरफेस के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है।
इतनी सी बात से हमारा काफ़ी हद तक काम बन जाएगा। बाकी तो बड़ा ठीक है, जैसे अपन सवाल करते आए हैं मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह वगैरह, वो तो वैसे चलता रहेगा, उसमें इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, हमारे पास क्या कहानी है सुनिएगा। अच्छा सवाल है बच्चों, मैं पहले बोल दूं, बेटा सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों को अच्छा तगड़ा सवाल, टफ सवाल करने का मन हो उनके लिए ही है। सिचुएशन इज लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, इट्स ए ब्लॉक of mass 2 kg, this angle is theta, tan theta is 2. This block is free to move. बड़ा फ्री टू मूव का मतलब कोई फोर्स अगर लग गया तो मूव कर जाएगा। नीचे वाली सरफेस भी स्मूथ है, ये वाली सरफेस भी स्मूथ है, दोनों ही सरफेसेस आपकी स्मूथ है। एक बॉल आ रही है जिसका मास है 1 kg, जिसका मास है 1 kg। जस्ट कॉलिजन से पहले इस बॉल के पास वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकेंड। जस्ट कोलिजन से पहले इसके पास वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये बॉल बेटा आती है और टकराने के बाद वर्टिकली चली जाती है। ये वर्टिकली जा रही है, ये वाली बात हमें सवाल के अंदर बता रखी है कि कॉलिजन के बाद ये बॉल ऊपर चली जाती है। मैं इस बॉल को ए बोल रहा हूं, बड़ा वेज को मैं एक बार के लिए बी बोल रहा हूं। कॉलिजन के बाद आपका जो ए है इट इज मूविंग अपवर्ड्स, वर्टिकली। लेकिन जैसे ये इससे टकराएगी, ये 2 kg भी सामने की तरफ चलना स्टार्ट होगा, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी सामने की तरफ वी बी। ना मुझे वी ए पता है, ना मुझे वी बी पता है। वी बी के आगे क्वेश्चन मार्क, वी ए के आगे भी क्वेश्चन मार्क। नीचे वाली सरफेस भी स्मूथ है, ये इंक्लाइन प्लेन भी आपका स्मूथ है। तो सिचुएशन बड़ा आपको समझ में आ गई होगी। बातें करते हैं। पहला सवाल, फाइंड वी ए एंड वी बी। आई होप आप मतलब समझ में क्या पूछना चाह रहा हूं। दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी बतानी है जस्ट टक्कर के बाद। जस्ट टक्कर के बाद ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के पास क्या क्या वेलोसिटी होगी, ये हमसे पूछा गया। अभी सोचते हैं बेटा, आराम सोचते हैं। पहले एक बार हल्का सा एनालाइज करते हैं कि हुआ क्या। ये आपका बड़ा वाला ब्लॉक बी, इससे जैसे ही आपकी ए वाली बॉल टकराई तो ऑफ कोर्स ए वाली जो बॉल होगी वो इस पर एक तगड़ा सा नॉर्मल फोर्स लगाएगी ऐसे। बाय एक्शन रिएक्शन पर वही तगड़ा सा फोर्स इस पर ऐसे लग जाएगा। इस तगड़े से फोर्स का मतलब, तगड़ा फोर्स मतलब इंपल्सिव फोर्स। इस इंपल्सिव फोर्स का कुछ ना कुछ इंपल्स आएगा, मैंने उसे लिख दिया जे। तो इस वेज ने भी इस बॉल पर इस तरफ इंपल्स लगा दिया जे। अच्छा खासा इंपल्स लगा भाई। न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों फोर्स बराबर, दोनों के इंपल्स भी बराबर। फेयर एनफ। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट थीटा। इस जे के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा जे कॉस थीटा और इस तरफ आएगा जे साइन थीटा। इस जे कॉस के कारण ये जो वेज बी है ये नीचे धंसना चाहेगा, लेकिन यू नो इट वेरी वेल कि जो ज़मीन है वो ऊपर की तरफ कोई ना कोई इंपल्स लगा देगी। मान लेते हैं कि वो भी इंपल्सिव फोर्स होगा और उसका इंपल्स होगा लेट्स से जे डैश, और उसकी वैल्यू बड़ा पक्की बात है कि जे कॉस थीटा के बराबर होगी। सर एम जी कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? बड़ा एम जी नॉन इंपल्सिव फोर्स है,
इस इतने बड़े इंपल्स के सामने mg को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस के सामने नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बॉल जब टकराई तो जो जे लगा उसका ये जो कंपोनेंट है जे साइन थीटा, उसके कारण बी वाला ब्लॉक इस तरफ भागने लग गया विद सम वेलोसिटी वी बी, और कोलिजन के बाद ये बॉल ऊपर की तरफ भागने लग गई विद सम वेलोसिटी वी बी। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। पूरे सिस्टम को देखो, पूरे सिस्टम को आराम से देखो, कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, mg, ये नॉर्मल एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, और तो और जमीन का तगड़ा इंपल्सिव फोर्स j डैश। सारे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर एक भी फोर्स नहीं है, एक भी फोर्स नहीं है। सर ये जो नॉर्मल लगा है ए और बी के बीच में, ये वाला नॉर्मल, बेटा ये नॉर्मल को इंपल्सिव थोड़ी, तो नॉन इंपल्सिव है कि? और अगर ये नॉन इंपल्सिव है तो ऑफ कोर्स हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये ये जो जे है ये तो इंटरनल फोर्स है, इंपल्सिव तो है ये तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल थोड़ी है। इस पे ऐसे लग गया, इस पे ऐसे लग गया, ये जो नॉर्मल फोर्स है। एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल नहीं है, तो हम बड़े आराम से पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सर इतना तगड़ा फोर्स जे डैश लगने के बावजूद आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो? हाँ बेटा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो जे डैश जमीन ने इंपल्सिव फोर्स लगाया, ये जो इंपल्स लगाया है, इसने मोमेंटम चेंज किधर किया होगा? वर्टिकल में किया होगा। हॉरिजॉन्टल में तो मोमेंटम कंजर्व कर ही सकते हो, हॉरिजॉन्टल में तो पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ना इंपल्सिव ना नॉन इंपल्सिव, कोई नहीं है। तो चलिए पूरे सिस्टम पर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 1 kg ब्लॉक के पास वेलोसिटी है 10, तो 1 × 10। 2 kg ब्लॉक के पास शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं थी, बाद में 1 kg ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 0। सर ये v है बेटा, v है तो वर्टिकल में है। प्लस 2 kg ब्लॉक के पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है vb। सॉल्व करते ही vb की वैल्यू आ गई है 5 मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया, अच्छा है, तगड़ा है। आगे चलिए बेटा। सर va निकालते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल निकालिए। va निकालने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि बेटा वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर दो, वर्टिकल मोमेंटम कंजर्व है ही नहीं। जरा सोचो, वर्टिकल में इसके पास शुरुआत में मोमेंटम नहीं था, इसके पास भी शुरुआत में मोमेंटम नहीं था वर्टिकल में, बाद में इसके पास तो वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम नहीं है, लेकिन इसके पास मोमेंटम आ गया है। इसका मतलब पूरे के पूरे सिस्टम के पास शुरुआत में वर्टिकल डायरेक्शन मोमेंटम नहीं था और बाद में आ गया है। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व नहीं है, और मोमेंटम कंजर्व नहीं है इसके लिए मेनली जिम्मेदार कौन है? ये जे डैश। ये जे डैश ऐसा इंपल्स है जो यूं इंपल्सिव फोर्स के कारण लगा और उसने फटाक से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मोमेंटम चेंज कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। मोमेंटम कंजर्व करने जैसे गुस्ताखी हम लोग नहीं करेंगे, बट आई हैव सम प्लान, आई हैव सम प्लान। सुनना बेटा, मेरा प्लान क्या है वो सुनिए। मेरा प्लान ये है कि इसे देखिए बेटा, आपकी जो ए वाला ब्लॉक है उसको देखिए, ये आपका है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और ए वाली बॉल के पास जस्ट टक्कर से पहले इस तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। 10 के 2 कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा कॉमन सरफेस के अलोंग 10 cos थीटा, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आएगा 10 का साइन थीटा। पूरी बात सुनो। जस्ट टक्कर के बाद इस बॉल के पास वेलोसिटी आ गई है ऊपर की तरफ v, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा। इस v के 2 कंपोनेंट आएंगे, 10 तो कॉलिजन से पहले था, v बेटा कॉलिजन के बाद है। इस 10 के 2 कंपोनेंट आ गए, इस तरफ आ गया है 10 का cos थीटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग, तो और इस तरफ कॉमन सरफेस, सॉरी 10 नहीं बेटा v है, v के 2 कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा v का cos थीटा, ये वाला आएगा v का sin थीटा। तो ये है v का cos थीटा और इस तरफ कॉमन सरफेस के अलोंग है v का sin थीटा। मैंने आपको ये सिखा रखा था कि
इस बॉल पर जो भी तगड़ा इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगेगा। तो इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद अगर चेंज हो सकती है तो किस तरफ हो सकती है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कॉमन सरफेस के अलोंग। तो जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में, जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद, क्योंकि इस बॉल पर टक्कर का जो तगड़ा इंपल्सिव फोर्स लगा है वो तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगा है। तो जो भी वेलोसिटी चेंज होंगी, ऑफ कोर्स चेंज हुई होंगी, जो भी वेलोसिटी चेंज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग चेंज हुई है। लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर मतलब कॉमन सरफेस के अलोंग। तो जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में होनी चाहिए। और जैसे मैंने उन दोनों को बराबर किया, मेरे पास आ गया v = 10 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 10 cot थीटा। बेटा cot थीटा हाफ है तो दिस कम्स आउट टू बी 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा आपके पास इस ए वाले ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है बेटा वो आ गई है 5 मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया है बेटा। इसमें एक बच्चे को डाउट आ सकता है कि सर मान लिया कि नॉर्मल फोर्स तो यूं लग रहा है, लेकिन सर mg तो यूं लग रहा है ना, और उस mg का एक कंपोनेंट है पीछे की तरफ mg sin थीटा। सर वो mg का sin थीटा तो सर वेलोसिटी चेंज कर सकता है। फिर सर आपने इस तरफ जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद वेलोसिटी सेम क्यों रखी? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि सर ये वेज है, इस वेज ने इस बॉल पर इधर नॉर्मल फोर्स लगाया तगड़ा इंपल्सिव, और वो इस तरफ इस बॉल की वेलोसिटी चेंज कर देगा, लेकिन इस तरफ वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन सर इस तरफ mg का एक कंपोनेंट आया होगा, सर वो तो वेलोसिटी चेंज कर सकता है ना? बड़ा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो mg एक नॉन इंपल्सिव फोर्स है। याद कर रखा है अपन ने कि mg हमेशा नॉन इंपल्सिव फोर्स होगा और उसको हमेशा मोमेंटम चेंज करने में, वेलोसिटी चेंज करने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। और आपने तो जो बात की है वो तो जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी हमेशा ही 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। वेलोसिटी ऊपर होगी, mg नीचे होगा, वेलोसिटी घटेगी बेटा, कहीं ना कहीं जाकर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, फिर वापस नीचे आएगा। तो mg इसका मोमेंटम चेंज करेगा, लेकिन mg को हमेशा मोमेंटम चेंज करने में समय लगता है। यूं मोमेंटम चेंज करना mg के बस की बात नहीं है। तो इसलिए हमने जस्ट कॉलिजन से पहले और जस्ट कॉलिजन के बाद इस तरफ बड़ा वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी बाद में कर दी। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ग्रेविटी की प्रेजेंस के बावजूद हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में कंजर्व कर दोगे, 20 सेकंड के टाइम इंटरवल में कब कर सकते हो? बस इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद। अगर इतना सा टाइम इंटरवल हो तो आप mg की प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसी बहाने पता लग गया। समझ के बेटा इस बात को। अगला सवाल बेटा, मेरे को ना मेरा मन नहीं मिटाने का, इसी में अगला सवाल है। फाइंड impulse between A and B। A और B के बीच में ये जो इंपल्स J लगी है ना, ये निकालो, निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। इसी बहाने पर इंपल्स की इक्वेशन और लिखना सीखेंगे। जब भी इंपल्स पूछते हैं हमारे दिमाग में आता है क्या है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो चलिए लगाते हैं। मैं ए पर लगाने के मूड में हूं, मैं IMT लगाना चाहता हूं ए पर। मेरा एक बार मन है वर्टिकल डायरेक्शन में लगाने का। देखो बेटा, ए पर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इंपल्स लगा है देखना बच्चों। ये वाला एंगल थीटा, तो मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा, जानते बेटा ये वाला एंगल थीटा, इसका अपोजिट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स लगा है J cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन। बेटा बोलना 1 kg के पास ऊपर की तरफ, 1 kg इसका मास, 1 kg के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी ऑफ 5, तो 1 × 5 माइनस पहले बेटा इस 1 kg के पास वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी? आप बोलो सर शुरुआत में सारी की सारी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ x के अलोंग थी। मेरे पास वैल्यू आ गई है J = 5/cos थीटा। सर cos थीटा कैसे लिखोगे बेटा? tan थीटा अगर 2 है तो cos थीटा आएगा 1/√5,
1/√5, तो 5√5 न्यूटन इंटू सेकेंड। बढ़िया सर, आपने IMT ए पर वर्टिकल में क्यों लगाई? सर आप ऐसे नहीं लगा सकते क्या? लगा सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल में लगा सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? हॉरिजॉन्टल में बेटा इधर प्लस ले लेता हूँ, इधर माइनस। ए पर लगा रहा हूँ तो इधर है, IMT ए पर लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में, लगाना बेटा हॉरिजॉन्टल में, इधर प्लस ले रहा हूँ, इधर माइनस। तो ए पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ इंपल्स है जे साइन थीटा, सॉरी बेटा माइनस जे साइन थीटा। माइनस किस बात का? इसे प्लस इसे माइनस। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम 1 kg के ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनली कितनी वेलोसिटी है? 0। माइनस 1 kg ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले कितनी वेलोसिटी थी? 10। मेरे पास आ गया जे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10, दैट इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू 10 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑफ कोर्स बेटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेटा दैट इज 2/√5। तो अगेन आंसर कम्स आउट बी 5√5। बढ़िया है, हम तो चीजें सीख रहे हैं, आंसर लाना तो हमारा एम था ही नहीं। आगे चलो बेटा, कोई कह दे कि सर IMT लगाओ बी वाले ब्लॉक पर और वो भी हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में तो लगाने से फायदा है नहीं बेटा, क्योंकि इधर जे कॉस्ट है, इधर जे डैश है, जे डैश तो पता ही नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि बी वाले ब्लॉक पर इस तरफ एक इंपल्स है, कितना? जे साइन थीटा, इस तरफ प्लस ले रहा हूं। तो बेटा बी वाले ब्लॉक पर इकलौता इंपल्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जे साइन थीटा। तो इस 2 kg वाले ब्लॉक के पास बाद में वेलोसिटी आ गई है 5, माइनस 2 kg ब्लॉक के पास शुरुआत में थी 0। मेरे पास आ गया j इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इज अगेन बेटा क्या? 2/√5, बेटा दैट इज 5√5। जैसे सोचना चाहो वैसे सोच लो, हर तरह से आंसर आएगा बेटा। अगेन बेटा हमारा एम आंसर लाना नहीं था, हमारा एम तो बातें सीखना था कि यार तुम्हारे मन में उधर IMT लगाओ, अब क्या आंसर आएंगे। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड इंपल्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड। ग्राउंड और बी के बीच में इंपल्स निकालो बेटा। ग्राउंड और बी के बीच में इंपल्स निकालो, आएगा? और जैसे मन करे ना बेटा वैसे करो आप एक बार, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, आपके बेटा आंसर आने चाहिए। और हो सकता है कि बेटा आप किसी और इक्वेशन से निकालो, मैं किसी और इक्वेशन से निकालूं, हर बार आंसर आना चाहिए। हर एक से आंसर आना चाहिए। सबसे आंसर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। मुझे जे डैश निकालना है। एक तरीका तो ये हो गया कि बी वाले ब्लॉक को देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में बी का मोमेंटम पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम 0। चेंज इन मोमेंटम 0 तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इस पर इंपल्स 0, तो जितना इंपल्स नीचे उतना इंपल्स ऊपर। तो आप कह सकते हो कि सर जे डैश की वैल्यू आएगी जे कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो कि जमीन ने जो इंपल्स लग है बी पर जे डैश, दैट इज जे टाइम्स कॉस थीटा। है कि नहीं बेटा? ऐसे लिख सकते हैं, जे टाइम्स कॉस थीटा, जे टाइम्स कॉस थीटा। जे बड़ा बोलना कितना आया था बेटा? जे मेरे ख्याल से 5√5 आया था इनटू कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 1/√5। आई थिंक 5 आ गया आंसर, 5 न्यूटन इंटू सेकेंड। बढ़िया आंसर है। सर ये जे डैश किसी और तरीके से निकाल सकते हैं? हाँ बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? वो भी तरीके हो सकते हैं। आप लगा दो IMT किस पर? बी पर। सर बी पर तो लगा दिया मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में जे डैश है नहीं। आप लगा दो IMT A प्लस बी पर, A प्लस बी पर, देखो आएगा आंसर, पक्का आएगा। तो मैं लगा रहा हूं IMT ऑन A प्लस बी, वो भी किधर? इन वर्टिकल डायरेक्शन।
पूरे सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही इंपल्स है, जमीन का जे डैश। सर mg वगैरह, बड़ा mg नॉन इंपल्सिव है, mg नॉन इंपल्सिव, उसका इंपल्स कोई तगड़ा नहीं आएगा, छोटा सा आएगा। दिस जे डैश इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली इसके पास भी वेलोसिटी नहीं थी और इसके पास भी वेलोसिटी नहीं थी, तो 0 0। फाइनली इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, इसके पास जरूर ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ गई है। 1 kg वाले ब्लॉक के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ गई, बेटा कितनी आ गई? 5 आई थी, 5। जे डैश की बेटा वैल्यू आ गई 5 न्यूटन इंटू सेकेंड। हम शुरुआत में ये वाली बात कर भी रहे थे, ये वाली बात कर भी रहे थे कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंटम आया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो जमीन ने इंपल्स लगाया वो। तो जैसे ये वाली बॉल टकराएगी, ये जो ब्लॉक होगा नीचे धंसना चाहेगा, उस टाइम पर जमीन ऊपर की तरफ कोई ना कोई इंपल्स लगा देगी, दैट इज जे डैश। और उस जे डैश ने पूरे के पूरे सिस्टम को मोमेंटम कन्वर्ट चेंज कर दिया, किस तरफ? वर्टिकल डायरेक्शन में। सर वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते आप पूरे सिस्टम का? नहीं कर सकते, ना ही हमने किया है। आई होप आप लोग आप तो समझ गए सारी बात। लास्ट सवाल, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लास्ट सवाल, दैट इज फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है पूरे के पूरे सिस्टम के कोलिजन का। ए और बी के बीच जो कोलिजन है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा वो निकालना है। निकालते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का? आई थिंक फॉर्मूला था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हल्का सा चेंज, नॉट ओनली द वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? ये तो सर रेस्ट पे है शुरुआत में, और सर ये ए वाला ब्लॉक आ रहा था 10 से, सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 लिख दूं? ना, 10 का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो। ये रही आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो 10 नहीं लिखना, 10 का सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लिखना है। बी की तो पास कोई वेलोसिटी शुरुआत में थी नहीं, ए उसकी तरफ आ रहा था 10 से, 10 नहीं लिखना, 10 का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो, दैट इज 10 का साइन थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 10 का साइन थीटा। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? देखते हैं। ये है 5, ये भी है 5। अब सुनना, बी वाले ब्लॉक के पास कोलिजन के बाद वेलोसिटी है 5 नहीं लिखना है। जिस तरफ ये इंपल्सेस लगे हैं बेटा वो है आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट। इस 5 का वो कंपोनेंट लिखो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो। आप बोलोगे सर अगर ये 5 है तो ये 5 cos थीटा, ये आएगा 5 का साइन थीटा। तो इसका मतलब इस ब्लॉक की वेलोसिटी 5 नहीं लिखनी है, 5 का ये वाला कंपोनेंट लिखना है, दैट इज 5 साइन थीटा। तो ये वाला वेज जा रहा है दूर लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, कितनी स्पीड से? 5 साइन थीटा। खत्म नहीं हुआ है, प्लस सर ये भी तो दूर जा रहा है, बड़ा दूर जा रहा है, तो सर क्या 5 लिख दूंगा? ना बेटा 5 नहीं लिखना है। 5 का सिर्फ वही वाला कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग हो, लाइन के अलोंग बड़ा कंपोनेंट आएगा 5 cos थीटा। तो ये दूर जा रहा है 5 cos थीटा से, ये दूर जा रहा है 5 के साइन थीटा से, ये 5 cos थीटा, ये 5 साइन थीटा। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग 5 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी हाफ plus half times cot theta, that comes out to be half plus half into half. I think coefficient of restitution comes out to be 3/4. बेटा coefficient of restitution आपके इस कोलिजन का 3/4। आई होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल में सीखने लायक, बताने लायक बेटा बहुत सारी बातें थी। मैंने कोशिश की है कि आप बेटा इसमें सारी की सारी बातें समझ पाओ। मैंने कुछ भी बेटा इसमें छोड़ा नहीं है, हर बात बता दी है, इम्पल्स सब हर चीज़ डिस्कस की है। और इम्पोर्टेंट चीज़ आप बेटा समझ ही गए थे, सिचुएशन को एनालाइज करना और ये बातें याद रखना
कौन सी बातें कि एक तो ई का फॉर्मूला चेंज हो गया है, और दूसरी बात मोमेंटम किस तरफ कंजर्व कर सकते हैं, किस तरफ कंजर्व नहीं कर सकते, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद बेटा वेलोसिटी सेम रहेगी। इतनी बातों से हमारा मोस्ट ऑफ द काम तो चल जाएगा, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट आगे एक ओब्लिक कॉलिजन का केस और डिस्कस करते हैं। केस डिस्कस कर रहे हैं छोटा सा ही, और बाकी तो ठीक है। सवाल तो बड़ा, जैसा मैं बता रहा हूँ, जिस तरह का केस डिस्कस कर रहा हूँ उस पर एक कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो सकता है कि अपनी शीट में हो, तो वो आप निपटा लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हल्का सा एक केस बता रहा हूँ, आराम से आप उस केस को सोचें, समझें, देखें। अपन बड़ा बहुत सारी बातें तो उससे सीख ही जाएंगे, हमारा काफ़ी हद तक काम चल जाएगा उससे। ठीक, तो केस ऐसा है कि बड़ा हम अगर दो बॉल्स के बीच में कोलिजन कराएं तो क्या होगा। हेड ऑन नहीं, हेड ऑन के साथ तो क्या क्या होता है मैं इस बात का हल्का फुल्का आइडिया है ही। हम कराने वाले हैं ऑब्लिक कोलिजन, तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, और अगर हम एक बार लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर समझ गए तो उसके बाद हम जानते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या करना है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करना है, हमें इस बात का हल्का फुल्का आइडिया है। ठीक है बेटा, हम उसके बाद तो सारी की सारी कहानी उस सिचुएशन के इर्द गिर्द बना ही लेंगे। तो मेन चीज़ हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट्स में कहते हैं कि सबसे पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाइए, और फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप बड़े आराम से लगाइए, हमारा काम चल जाएगा। चलिए बच्चों, हेडिंग लिखना बेटा। oblique collision between balls। बेटा कोई दो बॉल्स के बीच में हम oblique collision देख रहे हैं। मैं इसे ऐसी थ्योरी बता रहा हूँ जानबूझ के बेटा, क्योंकि है ना सवाल शीट में होगा, वो आप करना है। आपको तो थोड़ा लगना चाहिए ना कि यार सर ने कोई छोड़ा मार लिया, हम कर लेंगे, थोड़ा वो तुम करना। तो मैं काफ़ी हद तक मामला यही सेट कर दूंगा। सुनिए, आपके पास बेटा कोई बॉल, इसका रेडियस कैपिटल आर, बेटा इसका मास m1 और इसकी स्पीड u1, और जिस लाइन के अलोंग इसके पास वेलोसिटी है वो इसका लाइन ऑफ मोशन। ये कोई दूसरी बॉल, इसका रेडियस भी बड़ा लेट से एक बार के लिए r, इसका मास m2 और बड़ा इसकी वेलोसिटी u2। जिस लाइन के लॉन्ग बड़ा इसकी वेलोसिटी है वो इसका लाइन ऑफ मोशन है, ये इसका लाइन ऑफ मोशन। दोनों के लाइन ऑफ मोशन के बीच का जो सेपरेशन है मैं उसे एक बार के लिए स्मॉल r लिख रहा हूं। स्मॉल r शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2r। कोई भी कॉलिजन होने के लिए बेटा 2r से तो छोटा है उसके बराबर, जस्ट 2r होगा तो जस्ट टच करके निकल जाएंगे। ठीक, इस स्मॉल r को बेटा हम इंपैक्ट पैरामीटर भी कह सकते हैं। दोनों बॉल बेटा स्मूथ हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यह है कहानी टक्कर से पहले। ये इतनी बात समझ आ गई। अब जिस टाइम टक्कर होगा उस टाइम कहानी क्या होगी। ये बॉल ये दूसरी बॉल, जस्ट टक्कर से पहले इसके पास वेलोसिटी है u1 और इसके पास वेलोसिटी है u2। दोनों के सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 2r है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास स्मॉल r है।
और अगर मैं इसे थीटा कहूं तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा इज स्मॉल r अपॉन 2r। मुझे भी थीटा पता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल मतलब पूरी थ्योरी बता रहा हूं इसमें सब, बाकी तुम सोच लेना खुद ही। ये बॉल इसको और ये बॉल इसको जैसे टक्कर होंगी एक दूसरे पर, इस तरफ तगड़ा इंपल्सिव फोर्स लगाएगी, ये इस पर इंपल्सिव फोर्स लगाएगी ऐसे, और ये इस पर इंपल्सिव फोर्स लगाएगी ऐसे। और जिस लाइन के अलोंग ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे उस लाइन का हम लोग एक नाम निकाल देंगे, दैट इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट इज योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी तक ठीक है मामला? इसने इस पर फोर्स लगाया इधर, इसने इस पर फोर्स लगाया इधर, अभी तक ठीक है। इस u1 के दो कंपोनेंट कर दीजिए बेटा, इस तरफ आएगा u1 का साइन थीटा और इस तरफ आएगा u1 का कॉस थीटा। इस u2 को अगर देखो तो इस u2 के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा u2 का साइन थीटा और इस तरफ आएगा u2 का कॉस थीटा। अब इस बात को तुम खुद सोचो कि जब इसने इस पर फोर्स लगाया तो इसका सिर्फ u2 cos थीटा ही चेंज हो सकता है, ये जो u2 का साइन थीटा है ये तो आपका अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो इसने इस पर जो फोर्स लगाया है u, वो तो सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर सकता है, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं चाहिए। इसी तरह से इस स्फीयर ने इस स्फीयर पर जो फोर्स लगाया है, इस बॉल ने इस बॉल पर जो फोर्स लगाया, फोर्स तो ऐसे है, और अगर वो फोर्स अगर वेलोसिटी चेंज कर सकता है तो इस वाली वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, ये वाली वेलोसिटी आपकी अनचेंज रहेगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाली वेलोसिटी आपकी अनचेंज्ड और ये वाली वेलोसिटी भी आपकी अनचेंज्ड, ठीक है। तो वेलोसिटी कौन सी चेंज हुई? तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी चेंज होगी इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि आफ्टर कोलिजन एक छोटा सा चिन्ना सा डायग्राम बना लेता हूं। ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट, m1 मास की बॉल के पास इस तरफ वेलोसिटी मैं जानता हूं कि u1 साइन थीटा 1 ही रहेगी, और इस दूसरी वाली बॉल के पास वेलोसिटी इस तरफ तो u2 साइन थीटा 2 ही रहेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होंगी तो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के लॉन्ग होगी। मैं मान लेता हूं कि इसके पास वेलोसिटी टक्कर के बाद है v1 और इसके पास टक्कर के बाद बड़ा वेलोसिटी है v2। सर आपको कैसे पता कि दोनों के पास वेलोसिटी ऐसे ऐसे ही है? बड़ा पता होता कुछ नहीं है, मान लिया बनता, अगर गलत होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 का और इस u1 sin थीटा 1 का रिजल्टेंट है, और इसके पास जो वेलोसिटी है वो इसका और इसका रिजल्टेंट है। लेकिन सर ये v1 और v2 आएंगे कैसे? कितने अननोन हैं? दो। कितनी इक्वेशन चाहिए? दो। कौन सी? मोमेंटम की और ई की। बड़ा कौन से? मोमेंटम की और ई की। लगा पक्की बात, तेरा आंसर आएगा। अब तुम मुझे कह पाओगे सर v1 और v2 दो अननोन है, सर मोमेंटम कंजर्व कर दूं? बिल्कुल कर दे सर। किस तरफ तेरे मन में आया उस तरफ, किसी भी तरफ पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स नहीं लग रहा। सर इन दोनों ने एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया, अरे भाई ये वाला फोर्स तो आपका इंटरनल है, तो आप चाहो तो इस तरफ भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। अगर मैंने लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मोमेंटम कंजर्व किया तो एक साइड को मुझे प्लस बोलना पड़ेगा और एक साइड को माइनस। इस तरफ का मोमेंटम बड़ा बोलो m1 u1 cos थीटा माइनस m2 u2 cos थीटा। सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बड़ा ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, दैट इज इक्वल्स टू फाइनली m1 v1 plus m2 v2. This is my equation number 1. Second equation will be the equation of coefficient of restitution. इस कोलिजन का अगर coefficient of restitution E है तो मैं कहूंगा कि बड़ा E is simply velocity of separation upon velocity of approach. बड़ा what is the velocity of approach? Velocity of approach सारी वेलोसिटी नहीं,
बड़ा ऑब्लिक कोलिजन क्या कहता है, हमें सिर्फ और सिर्फ वही वाले वेलोसिटी लिखने जो लाइन ऑफ बैठ के अलोंग हो। तो ये नज़दीक आ रहा है u1 cos थीटा से, ये आ रहा है u2 cos थीटा से, तो कुल मिलाकर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई है u1 cos थीटा प्लस u2 cos थीटा। सर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये v2 से दूर जा रहा है, ये v1 से पीछा कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ गया दिस माइनस दिस, बेटा दैट इज v2 माइनस v1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दो लीनियर इक्वेशन है v1 और v2 को, दोनों को सोल्व कर लो और जैसे v1 v2 सोल्व हो गया आंसर आ गया। लेकिन आंसर v1 v2 नहीं है। अगर वो मुझसे पूछे कि इस बॉल की नेट वेलोसिटी क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा इस बॉल की नेट वेलोसिटी है ऐसे, और वो है रूट ऑफ u1 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, और इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो है रिजल्टेंट s, एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ v2 का स्क्वायर प्लस u2 साइन थीटा। थीटा तो बेटा सही है। लो सर थीटा कहाँ से आएगा, थीटा बेटा हम शुरुआत में ज्योमेट्री से निकाल चुके थे, ये इम्पैक्ट पैरामीटर से। इतना काम काफ़ी है, और जिसके मन में बात सेट हो गई ना, ये थ्योरी सेट हो गई, तो कैसे बेटा बॉल्स को तुम कोलाइड करो, तो कैसे करो तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो बड़े आराम से सारा काम निपट सकता है, और जैसे मैंने कहा है एग्जैक्टली वैसे बेटा तुम बॉल्स को कोलाइड कराओ, बिल्कुल आराम से काम बन जाएगा। जो बेटा आपका इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह है, उससे जो ज्योमेट्री वाला केस था वही मैंने बता दिया है कैसे थीटा वीटा निकालना है। फिर उसके बाद किस तरफ की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, किस तरफ की वेलोसिटी चेंज होगी, ये सारे के सारे काम बड़े आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दैट्स ओके, सारे काम बन जाएंगे। तो ओब्लिक कोलिजन बिटवीन बॉल्स मैंने एज ए सवाल नहीं कराया बेटा, मैंने एज ए थ्योरी निपटा दिया। सवाल शीट में होगा, निपटा देना यार, जिससे आपको भी ऐसा लगे कि हाँ यार सर ने हमें एक बात सिखाई और सर ने सवाल नहीं कराया। वरना अगर सर ने सवाल कराया तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो सर ने सवाल कराया वही सर ने पूछ लिया, तो वो तो हो जाएगा हमसे। तो मैंने सवाल नहीं कराया, सारी बात बता दी, थ्योरी व्योरी सारी बता दी। अब आपके लिए सवाल मैंने छोड़ रखा है, आराम से इत्मीनान से घर बैठ के बेटा शीट निपटा लेना और सब काम निपटा देना। इस पर बेटा कुछ सवाल आपके HCV वगैरह के अंदर भी हो सकते हैं, टाइम मिले निपटा दो उनको, ठीक है, सब हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज वेरिएबल मास सिस्टम। सुनो बच्चों, शायद आपको याद हो, शायद ना भी हो, ना याद हो तो रिवाइज कर सकते हो इस बात को। जब मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सिखाया था ना, बिल्कुल शुरुआत में, तो न्यूटन्स लॉ F = ma को मैंने डिराइव किया था। पहले मोमेंटम लिखा और फिर कहा था बेटा मोमेंटम के चेंज होने के रेट को अपन फोर्स बोलते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करते हुए तो अगर किसी बच्चे को याद हो ना, तो अपन ने कहा था कि मास कांस्टेंट है। आई रियली होप याद आ रहा होगा तुम लोगों को। नहीं याद आ रहा हो तो ठीक है, आप लोग विजिट कर सकते हो, मैं बिल्कुल एकदम वही सीक्वेंस मुझे तो याद ही रहती है। मास कांस्टेंट था तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल एक्सेलरेशन आ गया था, और हमने कहा था कि फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि बेटा ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी किसी दिन आपका मास कांस्टेंट ना रहे सिस्टम का, और अगर मास कांस्टेंट ना रहे तो उस केस के अंदर वेरिएबल मास सिस्टम आ जाएगा, और उस दिन F = ma में हल्का सा मॉडिफिकेशन आएगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। उस एक्स्ट्रा फोर्स का आप नाम दे सकते हो बेटा थ्रस्ट फोर्स। उसके मतलब अलग से थ्योरी बना सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, बनाते हैं बेटा, सब कर लेंगे। लेकिन मैं इसको याद दिला रहा हूँ कि बेटा आपने कभी ना कभी इस तरह से मेरे मुंह से ये सब नाम सुने हैं। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग लिखिए बेटा, नजर तो आ रहा ना, वेरिएबल मास सिस्टम बेटा दिखाई तो दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बेटा नेक्स्ट इज वेरिएबल मास सिस्टम। अगर कभी सिस्टम का मास समय के साथ वेरी करे तो उस सिस्टम को कैसे एनालाइज करना है, हमें वो देखना है।
वैसे इसकी एक हेडिंग और डाल सकते हो बेटा, थ्रस्ट फोर्स। जब सिस्टम का मास वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल मास के कारण बेटा एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, उसको हम थ्रस्ट फोर्स नाम निकाल देंगे। अगर एक बार ये पता लग गया हम लोगों को कि थ्रस्ट फोर्स कितना है और किधर है, फिर तो हम बचा देंगे। क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट होता है, कोई नया फोर्स आता है ना, जब भी तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, सर कितना है और किधर है। एक बार अगर पता लग गया कितना और किधर है तो फिर हम सब कुछ सोच लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट मैं आपको है ना इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन कराता हूँ। वेरिएबल मास सिस्टम में किस तरह से फोर्सेस लगते हैं, इस बात की एक हल्की सी डेरिवेशन कराता हूँ। और डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए कि थ्रस्ट फोर्स इज नथिंग एल्स फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन और समथिंग लाइक दैट, उस तरह कुछ नहीं। आखिर में याद तुम फॉर्मूला करेंगे, डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके कन्विक्शन के लिए है कि आप कन्विंस हो जाओ। आपके पास किसी टाइम t पर बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास m है और वेलोसिटी v है। इस m मास के अंदर कोई dm मास का पार्टिकल आता है, टकराता है। ये dm मास का जो पार्टिकल है ये m मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी रख रहा है v रिलेटिव। इस dm मास के पास m मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, v रिलेटिव। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो आप बोलो सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है v प्लस v रिलेटिव। ये dm मास आता है और धस जाता है इसके अंदर, इस m मास में जुड़ जाता है। जुड़ गया तभी तो ये वेरिएबल मास सिस्टम है, मास बढ़ रहा है, बड़ा मास बढ़ रहा है। तो थोड़े से टाइम t प्लस dt टाइम बाद ये आपका जो m मास है, अब ये m मास नहीं है, ये m प्लस dm मास है। dm ये आपका आ गया और उसके अंदर धस गया। धसना मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल्स टू 0। फेयर इनफ। और जैसे ये dm मास धसेगा उस dm मास पर ऑफ कोर्स फोर्स लगेगा पीछे, वही फोर्स m मास पर लगेगा आगे। m मास पर बेटा जैसे फोर्स लगा आगे, हो सकता है कि बेटा इसकी वेलोसिटी हल्की सी बढ़ जाए और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस dv। ठीक है, और ये v से v प्लस dv, dv वेलोसिटी इंक्रीज हो गई कितने टाइम के अंदर, dt टाइम के अंदर। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक क्या तुम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर पाओगे? आप बोलोगे ना सर बिल्कुल नहीं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। सर शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रही होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम रही होगी। हम जानते हैं कि अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर, बल्कि हम तो ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लॉस होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी का। सर हम एनर्जी कंजर्व वगैरह तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व। बिल्कुल मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मोमेंटम कंजर्व करने में। जैसे ही मैंने पूरे सिस्टम पर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी, इसके पास dm इंटू v प्लस v रिलेटिव शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना, m प्लस dm चलिए बेटा थोड़ा सा ओपन करते हैं, इधर वाले को ओपन कर लेते हैं बेटा। मेरे पास आ गया दैट इज mv प्लस m इंटू डी वी प्लस dm इंटू वी प्लस dm इंटू डी वी। एम वी बेटा कैंसिल, dm इंटू वी और dm इंटू वी कैंसिल। ठीक है ना, मेरे पास आ गया dm इंटू वी रिलेटिव इज इक्वल्स टू m इंटू डी वी प्लस एक टर्म और आ गया बेटा dm इंटू डी वी। देखो मैं कह रहा हूं कि ये तो फिर भी कंपेरेबल टर्म्स हैं, यहां पर dm है, यहां पर dv है, यहां पर तो dm भी है dv भी है, तो इन दोनों टर्म्स के मुकाबले ये वाली टर्म तो बहुत छोटी होगी। सर बहुत छोटी तो ये भी है, लेकिन बेटा इसमें ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है लेकिन ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नहीं है, ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नहीं है लेकिन ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है।
इसका तो ये वाले टर्म भी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ये वाले टर्म भी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो इन दोनों वैल्यूज के सामने वो वाली वैल्यू बहुत 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 छोटी है, तो छोड़ो उसको, हटाओ उसको। ठीक है ना। अब दोनों साइड्स में dt से डिवाइड कर दो। अब जरा सोचो ये क्या लिखा हुआ है, m इंटू dv बाई dt, कि ये जो m मास है, ये जो m मास है, इसकी चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में डिवाइड बाई लिया गया समय, तो ये तो एक तरह से इस m मास पर लगने वाला फोर्स ही हो गया, और इस फोर्स को हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स। सुनना बेटा, m मास, इस m मास की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई डिवाइड बाई ये चेंज होने में कितना समय लगा, ये आ गया हमारा एक तरह से इस पार्टिकल पर लगने वाला थ्रस्ट फोर्स। जब भी कोई m मास ऐड होगा तो वो हमेशा कोई ना कोई थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, और उस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू देखो क्या होगी, वैल्यू होगी dm बाई dt इंटू v रिलेटिव। क्या होगी बेटा, dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव। dm बाई dt मतलब कितना मास ऐड हो रहा है पर यूनिट टाइम। हम इसको अक्सर लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट हमेशा ही इसकी होगी kg पर सेकेंड। इसका अर्थ हमेशा ये होगा कि कितना मास ऐड हो रहा है प्रति सेकेंड पर यूनिट टाइम, कितना मास ऐड हो रहा है पर यूनिट टाइम या कितना मास ऐड हो रहा है पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई वी रिलेटिव। और आप तो डायरेक्शन भी कह सकते हो कि सर जिस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी है उसी तरफ आपका थ्रस्ट फोर्स है, तो आप कह सकते हो कि सर थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला आ गया है लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर इट। मैंने भले ही बेटा इसको प्रूव किया हो, ये तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि ये सब कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन से आता है, लेकिन आप अगर सिर्फ फॉर्मूला भी याद कर लोगे मेरा काम तो बन जाएगा। थ्रस्ट फोर्स जो होगा उसका फॉर्मूला होगा कितना मास ऐड हो रहा है पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय जो मास ऐड हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। सर डायरेक्शन क्या है बेटा, जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है बेटा वही आपके थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन है। लैम्डा तो बड़ा पॉजिटिव है, और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो जिस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी उसी तरफ आपका थ्रस्ट फोर्स। तो अगर किसी m मास के सिस्टम के अंदर कोई dm मास आकर यूं जुड़ता है तो वो dm मास इस तरफ थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, और उस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी कितना मास ऐड हो रहा है पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय नेट वेलोसिटी नहीं, ग्राउंड की रेस्पेक्ट वेलोसिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो जब भी सिस्टम में मास ऐड हो रहा होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना, ये कितना मास ऐड हो रहा है पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय आपका बेटा कितना वी रिलेटिव, काम बन जाएगा अपना। तो मैं बेटा वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बात समझ गए हो, लेकिन मैं है ना आपको लिखा भी देता हूं। इफ mass is adding into a system, then thrust force will act along relative velocity and value will be lambda into v relative। बस, और लैम्डा क्या है, कितना मास ऐड हो रहा है पर यूनिट टाइम, कितना मास ऐड हो रहा है पर यूनिट टाइम। मैं प्रूव तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी सिस्टम में से कभी मास लीव कर रहा होगा, जैसे मान लो रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जा रही है और वो गैस फेंक रही है नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ, तो रॉकेट जाएगी ऊपर की तरफ, गैस फेंकेगी नीचे की तरफ। जैसे गैस फेंकेगी नीचे की तरफ रॉकेट पर थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं बेटा बिल्कुल यही कहानी है, बस उसका dm बाई dt नेगेटिव होगा। जैसे dm बाई dt नेगेटिव होगा आप कह सकते हो कि थ्रस्ट फोर्स जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो जैसे बेटा रॉकेट गैस फेंकेगी नीचे, रॉकेट पर फोर्स लगेगा ऊपर, तो आप कह सकते हो इफ मास इज लीविंग ए सिस्टम
then thrust force will act opposite to relative velocity. जिस भी रिलेटिव वेलोसिटी से वो थ्रस्ट फोर्स लीव कर रहा है उसके अपोजिट, एंड वैल्यू विल बी मॉड ऑफ dm/dt इंटू v रिलेटिव। सर ये मोड क्यों लगा रहे होंगे? मैं जानता हूं कि dm/dt नेगेटिव आएगा। अब जब ये बोल ही दिया कि उसकी डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगी तो अलग से माइनस रूल लगाऊंगा मैं भी यार, हो गया इसका सब हो गया। या फिर ऐसे बोल दो कि सर दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। सर ये लैम्डा क्या है बेटा? लैम्डा है वो किलोग्राम पर सेकंड जो लगातार उस सिस्टम को छोड़ के जा रहा है। इस लैम्डा की डायमेंशन क्या होगी? तो आप बोलोगे सर दैट इज mt माइनस मास अपॉन टाइम, तो mt माइनस। चलेगा बेटा इस तरह से सब कुछ, इतना काफ़ी हमारे लिए। इसके बाद तो हम इसके इर्द गिर्द सारी कहानी बना लेंगे। अगर हम एक बार ये थ्रस्ट फोर्स लिखना सीख गए उसके बाद तो हम सारी की सारी कहानी बना लेंगे। मेन चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये थ्रस्ट फोर्स लिखना है। मास जुड़ेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ फोर्स लगाएगा, मास लीव करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड एक ही है, मतलब दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम ही है। कितना मास जुड़ रहा है या घट रहा है पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, बस इससे हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब इस बात का यूज करके हम सवाल करते हैं बेटा। कुछ सवाल तो आज ही निपटाते हैं बेटा, कुछ अपन को कल निपटाने पड़ेंगे। तो आप इसके सेक्शन को छोड़ के बेटा सारी शीट कर सकते हो, लेकिन एक बार ना इसके सेक्शन को बेटा शायद जी सेक्शन है उसको छोड़ देना, बाकी सारा काम कर लेना यार, है ना। तो चलिए मैं एक बार इस बात को डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे बेटा आपका ये थ्रस्ट फोर्स के सवाल निपटाते हैं। चलिए दो सवाल हैं, स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है बिल्कुल। तो वो करते हैं, उनके आंसर्स भी अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है ना भी याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम निकाल लोगे मुझे पता है। तो पहला, दोनों ही सिचुएशन बेटा रॉकेट प्रोपल्शन पे है। सुनिए बच्चों, ये आपके पास कोई रॉकेट है, t इज इक्वल्स टू 0 पर इस रॉकेट का मास है m0। किसी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं है बेटा, मान लो स्पेस में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये रॉकेट लगातार अपने अंदर से बेटा गैसेस छोड़ रहा है बाहर की तरफ, और गैसेस छोड़ रहा है ये लैम्डा kg पर सेकेंड से, मतलब लैम्डा किलो गैस पर सेकेंड लगातार बाहर की तरफ फेंक रहा है। और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से गैसेस को बाहर की तरफ फेंक रहा है वो u है। ऑफ कोर्स गैसेस को फेंक रहा नीचे, तो इस क्या नाम है इसका, रॉकेट पर फोर्स लगेगा ऊपर, तो इसके लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। सर यही रॉकेट अगर मान लो कि इधर की तरफ टर्न करना चाहे तो बेटा फिर ये इधर से गैस छोड़ेगा, जैसे गैस छोड़ेगा u फोर्स लगेगा ऐसे। सर रॉकेट रुकना चाहे तो u, बेटा रुकना चाहे तो कोई फोर्स तो है नहीं, तो गैस को छोड़ेगा ऐसे, तो बेटा इस पर फोर्स लग जाएगा ऐसे। तो अपने मोशन को ये थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, हमें इतना नहीं देखना, हम थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। सवाल है आपके पास, फाइंड velocity of a rocket at any time t। किसी भी टाइम t पर रॉकेट का वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक काम करते हैं बेटा, किसी भी टाइम t पर मान लेते हैं कि रॉकेट चलते चलते यहां पहुंच गया। किसी भी t टाइम बाद बेटा रॉकेट का मास m0 नहीं होगा, पहली बात तो उसका मास होगा m0 माइनस लैम्डा t। सर ऐसा कैसे बेटा, गैस तो रॉकेट के अंदर ही थी,
लैम्डा केजी रॉकेट, लैम्डा केजी गैस अगर लगातार सिस्टम से बाहर जाएगी तो टी सेकंड में कितनी गैस बाहर चली जाएगी, लैम्डा टी। कितना मास था एम नॉट, तो कितने बार चलेगी लैम्डा टी, तो मास कितना हो गया रॉकेट का, एम नॉट माइनस लैम्डा टी। जो गैस बाहर जा रही है उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी मुझे दे रखी है u, और जिस रेट से गैस बाहर जा रही होगा लैम्डा, तो ऑफ कोर्स गैस जाएगी नीचे तो इस पर थ्रस्ट फोर्स लगा देगी ऊपर, और इस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी लैम्डा इनटू वी रिलेटिव है u। ये बड़ा अगर कुछ नहीं बोल रखा तो हम मान के चलेंगे कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से गैस आप लगातार बाहर फेंक रहे हो वो कांस्टेंट है, तो सर थ्रस्ट फोर्स तो कांस्टेंट है और यही इकलौता फोर्स है, बिल्कुल। तो सर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, सर मजा आ गया। नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। सर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बेटा मास कांस्टेंट नहीं है। कोई बात नहीं, मास कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या हम सवाल नहीं कर पाएंगे क्या? अरे सवाल तो बड़ा कर ही लेंगे, इंटीग्रेशन से हो जाएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता तो और आसानी से आते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहूँ बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। बेटा मान लेते हैं कि इसके पास ऊपर की तरफ बेटा वेलोसिटी है v, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है लैम्डा u, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास। कितना मास है बेटा इसका? m नॉट माइनस लैम्डा t इनटू एक्सेलरेशन। बेटा व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv बाई dt। सर सॉल्व कर लें इसको? बिल्कुल कर लो। आप लिख सकते हो लैम्डा u dt को ऊपर ले आओ बेटा, और m नॉट माइनस लैम्डा टी को उसके नीचे ले आओ, दैट इज इक्वल्स टू dv। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, लैम्डा और u तो कांस्टेंट है, इधर रख लो, dt को ऊपर ले आओ और m नॉट माइनस लैम्डा टी को नीचे ले आओ। सर ये कैसे डिसाइड करते हो आप, ऐसे नीचे लाना ऊपर लाना? बेटा dv और dt तो ऊपर रहने चाहिए, उनके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। dt के साथ t वाली टर्म तो रहनी चाहिए, dv के साथ कोई v की टर्म हो तो लिख दो, v की तो कोई टर्म ही नहीं है, कोई बात नहीं। सर ये लैम्डा u, बेटा लैम्डा और u तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जब टाइम बिल्कुल शुरुआत में जीरो था उस टाइम बेटा आपकी वेलोसिटी जीरो थी। सर मान लो कभी किसी और सवाल में किसी दिन वेलोसिटी कुछ और हुई तो बेटा कुछ और हुई तो वो लिख देना, जो हो वो लिख देना। मैंने तो लिख दी बेटा टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है। किसी भी टाइम t पर बेटा लेट से वेलोसिटी v है, किसी भी टाइम t पर बेटा लेट से वेलोसिटी v है। छोटा सा इंटीग्रेशन है, इतने इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए। m नॉट माइनस लैम्डा टी, टी का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम करेंगे डिवाइड। आई होप इतना इंटीग्रेशन आता है आपको। इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ m नॉट माइनस लैम्डा टी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा? जीरो से लेके t तक। dv का इंटीग्रेशन बेटा क्या? v, कहां से कहां तक? जीरो से लेके v तक। फेयर इनफ। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, v इज इक्वल्स टू माइनस यू लॉग ऑफ t रखना बेटा m नॉट माइनस लैम्डा टी माइनस लॉग ऑफ t को जीरो रखना m नॉट। बेटा हल्की फुल्की लॉग की प्रॉपर्टीज तो आती होंगी, तो आप कह सकते हो कि v इज इक्वल्स टू u log of m naught माइनस log of m naught माइनस lambda t। बेटा log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a अपॉन b, तो आप कह सकते हो कि सर v इज इक्वल्स टू u टाइम्स log of m naught अपॉन m naught माइनस lambda t। किसी भी टाइम पर आपकी जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी ये होगी, v इज इक्वल्स टू u log m naught अपॉन m नॉट माइनस लैम्डा टी। किसी भी टाइम पर आपकी रॉकेट के पास ये वेलोसिटी है। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि सर रॉकेट की वेलोसिटी आ गई है v इज इक्वल्स टू u। u क्या बेटा? वो रिलेटिव वेलोसिटी जिस रिलेटिव वेलोसिटी से आप गैस को इजेक्ट कर रहे हो, u log ऑफ m नॉट अपॉन m नॉट माइनस लैम्डा टी। m नॉट माइनस लैम्डा टी इस टाइम का मास है, तो आप कह सकते हो कि सर इस टाइम के मास को कैपिटल M लिख दूं? हाँ बेटा लिख दो, अपॉन m। तो आप कह सकते हो कि किसी भी टाइम पर रॉकेट के पास वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल्स टू u, मतलब
गैस की वेलोसिटी रॉकेट के रेस्पेक्ट में लॉग ऑफ इनिशियल मास अपॉन फाइनल मास। फाइनल मास छोटा होगा, इनिशियल मास बड़ा होगा। ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है कि याद किया जाए, लेकिन बड़ा ठीक है, अपन ने सॉल्व तो इसको किया ही है। और इसी बहाने हमने देखा कि अगर मास लीव कर रहा होगा तो वो फोर्स किस तरफ लगाएगा, और वो फोर्स लगने के बाद कैसे कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ करके हम सारा का सारा काम इसमें निपटा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बड़ा कभी इस तरह का सवाल आए तो हम उसको बड़े आराम से इस तरह से निपटा सकते हैं। मेन चीज़ तो सिर्फ और सिर्फ ये थ्रस्ट फोर्स लिखना आना चाहिए, बाकी सब तो बड़ा ठीक हो जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये थ्रस्ट फोर्स लिखना आना चाहिए, बाकी सब काम तो बड़ा हो ही जाएंगे। और थ्रस्ट फोर्स में सिर्फ और सिर्फ दो बातें याद रखते हैं बड़ा अपन लोग, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड dm/dt का मॉड और मल्टीप्लाइड बाई जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है, और डायरेक्शन हम लोगों ने अलग से पहले याद कर ही ली। चलिए बेटा एक आसान सा केस और देखते हैं कि अगर ग्रेविटी होगी तो क्या होगा। अब बड़ा मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक आंसर निकाल सकता हूं कि अगर मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g अगर कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म हो, तो रॉकेट का मोशन कैसा होगा। ऐसे देखने के लिए बेटा कैसा रिजल्ट आता है, तो हमें ग्रेविटी कंसिडर करनी है, लेकिन g को कांस्टेंट मानना है। अगर बेटा g वेरिएबल हो गया तो हो सकता है कि एक्सप्रेशन ऐसा हो कि जो हम सोल्व ना कर पाए। भाई ज़रूरी थोड़ी कि यार हर चीज़ हम सोल्व ही कर पाएँ, हर चीज़ को मैथमेटिकली मैनेज ही कर पाएँ, है कि नहीं। एक्सप्रेशन तो लिख देंगे, सोल्व कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे यार, अब क्या करें। तो सिचुएशन ऐसी है आपके पास। इस बार कंसीडर ग्रेविटी है, बस एक अजम्पशन है कि बेटा आपका जो जी है वो यूनिफॉर्म है, बेटा वो यहां भी सेम है, यहां भी सेम। अब सुनना, वही कहानी बेटा, रॉकेट मास से बेटा शुरुआत में इसका m0, इसने लगातार गैसेस इस तरह से इजेक्ट करना स्टार्ट की, और वो लगातार लैम्डा किलो गैस पर सेकंड नीचे की तरफ फेंक रही है, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से गैसेस नीचे फेंक रही है वो u है, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन ये वर्टिकल है, इसलिए ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg भी लगेगा, mg भी लगेगा। फिर बेटा रॉकेट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। सर रॉकेट ऊपर की तरफ तभी जा सकती है जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बड़ा हो, तो ऑफ कोर्स बेटा आपका जो थ्रस्ट फोर्स है वो उस mg से तो बड़ा है, तभी ऊपर जा रही है। आपको बताना है कि किसी भी t टाइम बाद इस रॉकेट के पास कितनी वेलोसिटी होगी। तो सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट टाइम t। बेटा किसी भी टाइम t पर रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है। आप करो बेटा सवाल ना भी करो तो सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो, सॉल्व मैं कर दूंगा, तुम लोग सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दो, वो बहुत है ना। बेटा सॉल्व बोल तो ठीक है, तुम लोग सीख जाओगे, मैथ्स में इतना सारा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करोगे तो सीख तो जाओगे यार। तुम तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिख दो, मेरे लिए वो बहुत है। बाकी तो ठीक है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं करना वो तो चलता रहता है। आपने ट्राई कर लिया तो मैं करूं। किसी भी टाइम t पर रॉकेट पहुंच गई यहां पे, और रॉकेट का जो मास है वो है m0 माइनस लैम्डा टी। मास m0 माइनस लैम्डा टी क्यों है, तो आप बोलोगे सर हर सेकंड लैम्डा किलो गैस लगातार इजेक्ट हो रही है, तो t टाइम के अंदर लैम्डा टी गैस इजेक्ट हो जाएगी, और लैम्डा टी गैस अगर इजेक्ट हो जाएगी, लैम्डा टी kg अगर गैस इजेक्ट हो जाएगी, तो अब मास बचेगा हमारे पास m0 माइनस लैम्डा टी। कौन से फोर्स है, तो आप बोलो सबसे पहले नीचे की तरफ mg m0 माइनस लैम्डा टी, तो मास इंटू g।
गैसेस को तुम इजेक्ट कर रहे हो नीचे तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर। जब भी बड़ा कोई मास लीव कर रहा होता है, सिस्टम को छोड़ रहा होता है, गैस तो बड़ा इस रॉकेट का पार्ट ही थी, वो गैसेस जैसे जैसे नीचे जाएंगी बड़ा, जैसे नीचे तरफ फेंकोगे थ्रस्ट फोर्स लगेगा ऊपर, और उस थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी बड़ा कितनी, लैम्डा इंटू वी रिलेटिव। लैम्डा तो ठीक है बेटा, वी रिलेटिव की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है यू। ठीक है, अब देखो किसी टाइम पर मान लेते हैं कि वेलोसिटी है v, वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है और वो लगातार बढ़ रही है, तो पक्की बात है कि ये वाला फोर्स इससे बड़ा है, ऑफ कोर्स तभी ऊपर जा रहा होगा। ऊपर की तरफ फोर्स है कितना, तो आप बोलो सर दिस माइनस दिस। ऊपर की तरफ फोर्स है लैम्डा u माइनस m नॉट माइनस लैम्डा t इंटू जी। दिस इज द नेट फोर्स एंड नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m नॉट माइनस लैम्डा टी इंटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन को आप a क्यों नहीं लिख रहे आज सर आप इसको dv बाई dt क्यों लिख रहे हो, बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं ना यार, तो लिख के फायदा तो कुछ था नहीं, हमें तो वैसे वेलोसिटी निकालनी है, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखो ना यार, तो सोल्व भी करें उसको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपने ये सही लिख दी है इट मीन्स दैट आपको इसके पीछे की फिजिक्स आ गई है, अब चल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसकी गणित, सर इसकी मैथमेटिक्स मैं कर देता हूँ, आपने भी उसने कर लियो, जिन बच्चों से नहीं हुई है वो टेंशन ना ले बेटा, ये तो बहुत आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे टफ तो तुम पता नहीं कितनी टफ मैथ्स में पढ़ोगे, ये तो सबसे आसानों में से है, नहीं हो रही कोई बात नहीं बेटा, तो मैथ्स में अलग पढ़ा देंगे आपको, मैं करता हूँ उसको सोल्व। ये सवाल एक बार कर लो तो अगली बार पता होता है कि हाँ ऐसे ही करना है। dt को ऊपर ले आओ और m नॉट माइनस लैम्डा टी को नीचे ले आओ, तो मेरे पास आ गया लैम्डा u dt ऊपर m नॉट माइनस लैम्डा टी नीचे, माइनस dt ऊपर तो g इंटू डी टी, m नॉट माइनस लैम्डा टी नीचे, वो कैंसिल, that is equals to dv। इंटीग्रेट सर इंटीग्रेशन से g को बाहर क्यों निकाला बेटा, g हर जगह सेम है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। सर ये लैम्डा जो को बाहर क्यों निकाला बेटा, सवाल में लिखा हुआ है कि लैम्डा भी आपका यूनिफॉर्म है और u भी आपका, सॉरी लैम्डा भी कांस्टेंट है और u भी कांस्टेंट है, और अगर वो सारे कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं। किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी v है। आसान सा इंटीग्रेशन बेटा, माइनस लैम्डा से डिवाइड करो तो माइनस u, लॉग ऑफ t को t रखो तो m नॉट माइनस लैम्डा t, माइनस t को 0 रखो तो लॉग ऑफ m नॉट, माइनस जी टी इज इक्वल्स टू बड़ा v माइनस 0। बड़ा v की वैल्यू आ गई है u टाइम्स लॉग ऑफ m नॉट अपॉन m नॉट माइनस लैम्डा टी माइनस जी टी। किसी भी टाइम पर बड़ा आपके पास ये वेलोसिटी रहेगी, किसी भी टाइम पर आपके पास ये वेलोसिटी है। इसी वेलोसिटी को हम बड़े आराम से फिर से लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू टाइम्स लॉग ऑफ m नॉट अपॉन इस टाइम पर जो मास है माइनस जी टी। ये लो बेटा, किसी भी टाइम पर आपके पास ये वेलोसिटी है, और आप इस बात को समझ गए होंगे कि सिर्फ बड़ा अंतर इस माइनस जी टी का पड़ा है, और माइनस जी टी का अंतर तो बड़ा पढ़ना ही चाहिए था। माइनस जी टी का अंतर तो इसलिए पढ़ना चाहिए था कि अब बड़ा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, वो स्पीड को उतना नहीं बढ़ने देगी जितना हमारे बाकी केसेस में था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बड़ा कुछ होमवर्क लिख लो। अपनी सेंटर ऑफ मास की जो शीट है बड़ा, मैं उसमें आपको मोस्टली सवाल तो बड़ा दे चुका हूँ, लेकिन आप है ना एक्सरसाइज 1 का जो सेक्शन जी है ना, वो एक बार रुक जाओ,
है ना। कल थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, उसके बाद भी कर सकते हो, है ना। हालांकि सेक्शन जी इतना बड़ा है नहीं, वो तो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। उसका एक सवाल नहीं बनेगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा उसको, ठीक है। आप तब तक एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कुछ एक सवाल बेटा मैं आपको पहले से दे चुका हूँ। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 आप निपटा लें, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़कर सारा कर लें। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करना, नहीं करना। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बहुत सारे सवाल दे दिए, इसमें से कई सवालों को पहले से दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि सर आपने सवाल ज़्यादा दे दिए। इसी तरह से बेटा आप फिर ना इसका पार्ट 3 भी निपटा लो, इसका पार्ट 3 तो बेटा पूरा निपटा लो, ठीक है। बाकी बेटा कल देते हैं, ठीक है, कल देते हैं। कल तो फिर पूरी शीट ही दे देंगे, ठीक है। थोड़ी सी बची है बेटा, बाकी तो पढ़ाते मैं मोस्टली बोल चुका हूँ आपको। तो ये वाला काम कर लेना। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में सारे सवाल एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 सारा। पार्ट 3 में 2 कॉम्प्रिहेंशन एक बार चेक कर लेना, दोनों ही बेटा मोर और लेस आपको कराए रखे हैं क्लास के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी कर लेना।